बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 9th क्लास सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन मीन के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, एक्सप्लेन। स्टूडेंट कहते हैं कि क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, किस चीज़ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई भी वेक्टर हो, वो फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्टूडेंट, हमने कहा था कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमने डिटेल में पढ़े थे कि हमारे पास वो एक्स एंगल थीटा जब बनाती है तो उसके एक्स एक्सिस पे भी कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट, उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वो कहते हैं क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर से वो ज़्यादा हो सकते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या वेक्टर से ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर से बजाते खुद ज़्यादा हो सकते हैं। एक्सप्लेन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें आप कि क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उस वेक्टर से ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी मैग्नीट्यूड वेक्टर से ज़्यादा हो सकती है। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर नंबर 1 की तरफ हम जाते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसका आंसर नंबर 1 में है कि नो, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास उस वेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कोई भी हमारे पास जो वेक्टर है, नो नहीं, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर से बजाते खुद उनकी वैल्यू, उनकी मैग्नीट्यूड एंड व्हील, उसकी जो हमारे पास कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, उनकी वेक्टर से इटसेल्फ, वेक्टर्स यानी बजाते खुद वेक्टर से उनकी वैल्यू उसके कंपोनेंट की ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टूडेंट, इसको हम डायग्राम के थ्रू कंसिडर करते हैं। मैंने सपोज किया कि मेरे पास ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस आ जाता है, मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया और ये एक्स एक्सिस आ जाता है। इस ग्राफ पे मेरे पास फोर्स एग्जर्ट हो रही है। फोर्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास ये फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स हमने पढ़ा था स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मेरे पास इस तरह से ओरिजिन से एक्ट कर रही है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है। अब इस फोर्स की मेरे पास समथिंग कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, एंगल थीटा बनाती है। इसके हमने जब हेड से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ड्रा किया तो अब इस फोर्स के जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास 20 न्यूटन फोर्स लग रही थी, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किया तो एक इसका वाई कंपोनेंट है और एक एफ एक्स कंपोनेंट है। इन दोनों के एफ एक्स प्लस एफ वाई मिलकर मेरे पास टोटल न्यूटन एफ फोर्स बनी है। वो पूछना ये चाह रहा है कि क्या इसका एक एक कंपोनेंट की वैल्यू इस इंडिविजुअल एक कंपोनेंट की वैल्यू एफ एक्स या एफ वाई की इस एफ से ज़्यादा हो सकती है? तो हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट, एफ एक्स एंड एफ वाई किसके बराबर हैं? डेट इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये क्या है? हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एफ फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एफ फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो हमने सिंपल कंसिडर करने के लिए, समझने के लिए फोर्स को कंसिडर कर लिया कि फोर्स हमने ले ली वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एफ फोर्स है। अब एफ एक्स एंड एफ वाई डेट इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये इस एफ एक्स और एफ वाई इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। स्टूडेंट, जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो हमने उसके कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए हमने स्टूडेंट कहा था कि जो हमारे पास कंपोनेंट आते हैं डेट इज एफ एक्स और एफ वाई, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उनकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमने दो फार्मूले ड्राइव किए थे। एफ एक्स हमने कहा था स्टूडेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी हमने कहा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन 1, एंड एफ वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। जैसे ये हमें टोटल फोर्स की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन, ये एफ की वैल्यू है 20 न्यूटन। अगर हमें इसका एक्स एक्सिस के साथ, यानी जहाँ पे इसका थीटा बन रहा है फोर्स का, जिस एक्सिस के साथ थीटा की वैल्यू भी पता हो और टोटल फोर्स की वैल्यू भी पता हो, तो हम उसके इंडिविजुअल इन दो इक्वेशन की मदद से उसके एक्स कंपोनेंट, फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को इन दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यानी एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एफ कॉज ऑफ थीटा, और एफ वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? एफ साइन ऑफ थीटा।
अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कास थीटा इज इक्वल टू 1 आर लेस देन 1। इस बात को समझिए स्टूडेंट। हमने कहा कि साइन थीटा, ये जो दो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इनमें साइन थीटा और कास थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकती है? 1 के बराबर हो सकती है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू उसकी हो सकती है। और मिनिमम वैल्यू जो है साइन और कास थीटा की वो किसके हो सकती है? वो हमारे पास, यानी हमने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। फॉर एग्जांपल कास 0 डिग्री, कास 0, साइन 0 0, साइन 90 1, कास 0 1, कास 90 0। अब यहाँ पर हमारे पास साइन की और कास की मैक्सिमम 1 हो सकती है, बाकी हमारे पास 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो आती है वो फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे 0.66 आ जाती है कास की, यानी वो 0 और 1 के दरमियान लाइज करती हैं तमाम वैल्यू। तो कास और साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है। अब साइन और कास की मैक्सिमम 1 वैल्यू है, तो अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करें तो फिर कास थीटा की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, तो एफ एक्स कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा? सिंपली फोर्स के बराबर आ जाएगा। अगर साइन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू लें 1 आए तो वो 1 एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ 1 मल्टीप्लाई बाय एफ दैट इज इक्वल टू एफ, तो एफ वाई कंपोनेंट भी किसके बराबर आ जाएगा? एफ। साइन और कास की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होने से, साइन और कास की मैक्सिमम वैल्यू 1 होने से एक्स कंपोनेंट भी फोर्स के बराबर आ जाएगा और वाई कंपोनेंट भी फोर्स के बराबर आ जाएगा। इससे साबित ये हुआ कि मैक्सिमम कास और साइन की वैल्यू भी होने से कंपोनेंट सिंपल फोर्स के बराबर हो सकते हैं, फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ आर लेस देन एफ। हमने कहा कि इन दो इक्वेशन जो कंपोनेंट हैं फॉर वेक्टर के एफ के, वो ये शो करते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई की जो वैल्यू है वो अगर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी रखें तो वो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वेक्टर के बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है। तो अब वो क्वेश्चन ये पूछता था क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू वेक्टर से ज़्यादा हो सकती है? तो वेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम भी रखें तो फिर भी कंपोनेंट की वैल्यू वेक्टर की वैल्यू के बराबर आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू वेक्टर से इटसेल्फ वेक्टर से लेस हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है, ग्रेटर नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्लेन वाई डोर हैंडल्स आर नॉट पुट नियर हिंजेस। कहते हैं कि वाई एक्सप्लेन करें वाई डोर हैंडल्स बोलते हैं स्टूडेंट हमारे पास डोर के यानी दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उनको बोलते हैं कब्जे जो होते हैं हैंडल। आर नॉट पुट नियर द हैंडल जो होता है डोर का, उसको एक्सप्लेन वाई डोर हैंडल आर नॉट पुट नियर द हिंजेस, यानी एक्सप्लेन स्टूडेंट वो ये यानी हिंजेस स्टूडेंट सॉरी बोलते हैं कब्जे को, यानी दरवाजे के जो डोर क्लिप्स होते हैं जिनसे दरवाज़ा जिन एक्सिस के साथ रोटेट करते हैं हिंजेस बोलते हैं, और हैंडल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके हम दरवाजे को ओपन करते हैं। वो कहते हैं एक्सप्लेन करें कि एक्सप्लेन करने वाई क्यों होता है डोर हैंडल, जो दरवाजे पे जो उसका हैंडल जो होता है जिस पे हम फोर्स अप्लाई करके दरवाजे को ओपन करते हैं, वो जो हैंडल्स होते हैं आर नॉट पुट नियर द हिंजेस, वो कब्जों के करीब क्यों नहीं होते। यानी हिंजेस जो होते हैं, कब्जे जो होते हैं, डोर क्लिप्स जो होते हैं वो दूर होते हैं, हैंडल होते हैं जो जिनसे फोर्स अप्लाई करके दरवाजे को ओपन करते हैं वो हिंजेस के यानी कब्जे के करीब क्यों नहीं होते, वो दूर क्यों लगाए जाते हैं डोर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वो पूछने ये चाहते हैं कि ये जो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास ये अगर डोर है तो ये इसके क्या आ जाते हैं इस साइड पे, ये जो है मेरे पास इसके हिंजेस आ जाते हैं ये, और यहाँ पे डोर हैंडल्स आ जाते हैं। कहते हैं कि ये जो हैंडल्स है इसको इस हैंडल को हिंजेस के करीब क्यों नहीं रखा जाता, यानी यहाँ पे क्यों नहीं फिट किया जाता, वो एक कोने पे एक वर्टिस पे क्यों इन हिंजेस से दूर क्यों इनको पुट किया जाता है, दरवाजे पे फिट किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट इसके आंसर नंबर 2 में कहता है कि टार्क डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। हमें पता है कि जो टार्क होता है यानी रोटेशन जो होती है टार्क डेट इज 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन किस पे अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, एंड सेकंड वर्ड मोमेंट ऑन पे डिपेंड करता है। टार्क डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट ऑफ आर्म, जो हमने टार्क में डिटेल में पढ़ लिया है कि 2 चीज़ों पे अप्लाइड फोर्स पे और मोमेंट ऑफ आर्म पे डिपेंड करता है। यानी टा इज इक्वल टू स्टूडेंट हम लिख सकते हैं टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी अप्लाइड फोर्स और मोमेंट ऑफ आर्म पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज मोमेंट ऑफ आर्म। मोमेंट ऑफ आर्म स्टूडेंट हमने जो अभी डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ आर्म सपोज कि हमारे पास
स्टूडेंट पहले मोमेंट ऑफ आर्म को समझ लेते हैं। हमने देखा ये अगर डोर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक डोर है, ये इसके हमारे पास हिंजेस आ जाते हैं, कब्जे आ जाते हैं और ये हैंडल आ जाते हैं। ये नहीं हैंडल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन है फोर्स का वो पॉइंट है, और यहाँ से पॉइंट ऑफ एक्शन से लेकर ये जो हिंजेस हैं, कब्जे हैं, यहाँ तक डोर क्लिप्स तक जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस को हम मोमेंट ऑफ आर्म बोलते हैं। ये मोमेंट ऑफ आर्म और अप्लाइड फोर्स होती है तो तब दरवाजे के अंदर रोटेशन पैदा होती है, जो टॉर्क में आपने डिटेल में पढ़ लिया था। मोमेंट ऑफ आर्म पर डिपेंड करता है। अब हमें पता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ आर्म। जो टॉर्क है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, और हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा होगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन तक, जहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हमने मोमेंट ऑफ आर्म का नाम स्टूडेंट दिया है, ये जिस बॉडी के दरमियान मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा हो गया उस पे इतना ही ज़्यादा वो उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी, टर्निंग इफेक्ट उस पर ज़्यादा स्टूडेंट प्रोड्यूस होगा, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि उसके अंदर इतना ही टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो टार्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोमेंट ऑफ आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर इजी रोटेशन एंड टू इंक्रीज द टार्क, यानी आसानी के साथ रोटेशन पैदा करने के लिए और टार्क की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए डोर हैंडल आर नॉट पुट नियर द हिंजेस, और इस वजह से वो जो हमारे पास डोर के हैंडल होते हैं जिन पे फोर्स अप्लाई करके हम डोर को ओपन करते हैं, उनको हम हिंजेस से, कब्जों से दूर पुट करते हैं, क्योंकि जब नज़दीक पुट कर दिए ये जो हमारे पास होते हैं हैंडल होते हैं, अगर इनको हिंजेस के करीब पुट कर देते हैं तो फिर मोमेंट ऑफ आर्म क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मोमेंट ऑफ आर्म कम होता है तो रोटेशन कम होगी, मीन टार्क की वैल्यू कम होगी, टार्क कम होगी तो हमारे पास दरवाज़ा ईजीली ओपन नहीं होगा। तो टार्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, ईजी रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए, टार्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये जो हैंडल होते हैं इनको हिंजेस से दूर पुट करते हैं, दरवाजे के ऊपर ज़्यादा दूर लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर लगाने से हमारे पास हिंजेस से हैंडल को दूर लगाने से, पुट करने से हमारे पास मोमेंट ऑफ आर्म की ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मोमेंट ऑफ आर्म अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हमें पता है टार्क मोमेंट ऑफ आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर यानी मोमेंट आर्म की ज़्यादा होगा तो टार्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फिर यहाँ से 100 स्टूडेंट हमने इससे रिजल्ट क्या अखज़ किया कि वी कंक्लूडेड दैट टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ आर्म को इंक्रीज करने से द डोर हैंडल आर पुट अवे फ्रॉम द हिंजेस, जो हमारे पास डोर के हैंडल होते हैं उनको हम हिंजेस से यानी कब्जों से दूर पुट करते हैं। किस वजह से? कि हमारे पास ज़्यादा इजी रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए, ज़्यादा टार्क की वैल्यू प्रोड्यूस है। क्यों? कि टार्क किस पर डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ आर्म पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर के साथ इसकी पहले ट्रांसलेट को समझ लें कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। कहते कैन ए स्मॉल फोर्स, कैन कहते क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ए स्मॉल फोर्स, ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड कम हो, स्मॉल फोर्स हो, एवर इसके बरक्स एग्जर्ट ज़्यादा एग्जर्ट करे, ज़्यादा लगाए, ए ग्रेटर टार्क देन ए लार्जर एक, यानी कहते कैन ए स्मॉल फोर्स, क्या एक स्मॉल फोर्स जो इसकी वैल्यू, स्मॉल फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड कम हो, ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड कम हो, एवर एग्जर्ट ग्रेटर टार्क, ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकती है, ज़्यादा टार्क लगा सकती है, पैदा कर सकती है, देन ए लार्जर फोर्स, एक बड़ी फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकती है। एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछता है क्या ये बात हमारे पास पॉसिबल है, क्या ये बात हमारे पास पॉसिबल है कि हमारे पास एक स्मॉल फोर्स हो और वो स्मॉल फोर्स जो है वो ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस करते बनिस्बत किसके, एक लार्ज फोर्स के मुकाबले में स्मॉल फोर्स ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट पे हम स्मॉल फोर्स लगाएं, उसके अंदर ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस हो जाए एज़ कम्पेयर टू दूसरी जहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो लेकिन वहाँ पे टार्क कम प्रोड्यूस हो? ऐसा हो सकता है स्मॉल फोर्स लार्ज फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकती है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये। तो स्टूडेंट इसके आंसर की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट आंसर नंबर 3 में कहता है कि वी नो डेट, हम जानते हैं, हमें मालूम है कि टार्क किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ आर्म, यानी अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ आर्म, अप्लाइड फोर्स और मोमेंट ऑफ आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट डेट इज इक्वल टू टार्क। इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में टा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ आर्म, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमें पता है कि टार्क इस इक्वेशन से शो करता है, टार्क अप्लाइड फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और मोमेंट ऑफ आर्म के ऊपर भी। टार्क नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन फोर्स, जो टार्क है वो सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड
नहीं करता, बट आल्सो डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ आर्म। यहाँ से हमें पता चला कि सिर्फ टार्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंट ऑफ आर्म के ऊपर भी करता है। मोमेंट ऑफ आर्म स्टूडेंट क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जिस पॉइंट तक फोर्स अप्लाई होती है उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ आर्म। अब यहाँ से हमें पता चला कि टार्क जो है वो हमारे पास फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मोमेंट ऑफ आर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कहते हैं फॉर स्मॉलर फोर्स, स्मॉल फोर्स, जो फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी होती है? कम होती है, जिसको हम स्मॉल फोर्स कहते हैं। फॉर स्मॉलर फोर्स वी कैन गेट ग्रेटर टार्क। स्मॉल फोर्स के लिए हम ज्यादा टार्क, ग्रेटर टार्क हासिल कर सकते हैं, गेट ग्रेटर टार्क, ज्यादा टार्क प्रोड्यूस हो जाए बाय टेकिंग लार्ज वैल्यू ऑफ आर। उसके लिए हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू को ज्यादा लें तो ज्यादा टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी इस बात को स्टूडेंट समझें। कहते हैं कि हमने कहा कि ऐसी फोर्स जो स्मॉलर फोर्स हो, यानी कौन सी फोर्स हो? स्मॉलर फोर्स, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कम हो, उसके लिए ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस हो सकता है बेनिस्बत लार्ज फोर्स के। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू को ज़्यादा लेना पड़ेगा। स्टूडेंट हम एक एग्जांपल करते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स है, लेट के मेरे पास जो फोर्स F1 है डेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और इस फोर्स पे जब टार्क प्रोड्यूस होता है मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू 2 मीटर है, तो टार्क 1 जो प्रोड्यूस हुआ, टाव 1 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय F1, तो मोमेंट ऑफ आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, मोमेंट ऑफ आर्म 2 मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स 10 2s are 20 डेट इज इक्वल टू 20 न्यूटन इंटू मीटर। यानी ये हमारे पास टाव 1 जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है जब फोर्स 10 न्यूटन और मोमेंट ऑफ आर्म 2 था, तो 20 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस हो गया। अब दूसरी फोर्स है वो पहले की निस्बत हमारे पास कम हो जाती है, फोर्स कम हो जाती है। ये लार्ज फोर्स थी और ये स्मॉल फोर्स हमने ले ली। अब फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है। अब R2 की वैल्यू हम 8 मीटर ले लेते हैं। तो जब टार्क 2 प्रोड्यूस करते हैं टार्क 2, तो R2 मल्टीप्लाई बाई F2, 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 5 आर 40 न्यूटन इंटू मीटर। स्टूडेंट यहाँ से समझने की बातें हैं। F1 फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन थी, लार्ज फोर्स थी, लेकिन F2 हमारे पास स्मॉलर फोर्स थी 5 न्यूटन। हमने क्या किया? हमने वो स्मॉलर फोर्स के केस में ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमने मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू को ज़्यादा रख दिया। यानी फोर्स यहाँ पे केस 1 में तो फोर्स ज़्यादा थी लेकिन मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू 2 मीटर थी, लेकिन केस 2 में फोर्स जो थी 5 न्यूटन थी, फोर्स स्मॉलर थी। लार्ज टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमने आर की वैल्यू को ज़्यादा रख दिया। तो अब जो टार्क 2 प्रोड्यूस हुआ है वो 40 न्यूटन है, वो टार्क 1 के केस से क्या है? ज़्यादा है। अब सेकंड में हमारे पास टार्क 40 न्यूटन आया, लेकिन इस केस में फोर्स स्मॉलर थी, लेकिन लार्ज टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है? आर की वैल्यू ज़्यादा ले लिए। तो फिर हमको ये 1 और 2 से हमारे पास ये क्लियर होता है कि F1 जो है F2 से ग्रेटर थी। फोर्स 1 जो है वो इस टार्क में F1 F2 से ग्रेटर थी, लेकिन 2 के केस में हमारे पास किसकी वैल्यू बहुत आई थी? मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू R2 इज ग्रेटर देन R1 था, R2 इज ग्रेटर देन R1 था। तो इसीलिए हमारे पास टार्क 2 भी जो है सेकंड क्लास में जिसमें मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा हुआ, तो इसलिए टार्क 2 भी ग्रेटर हो गया टार्क 1 से। तो अब वो यही पूछना चाहता था स्टूडेंट आपसे कि क्या स्मॉलर फोर्स ग्रेटर टार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं बनिस्बत लार्ज फोर्स के? तो यस, ये पॉसिबल हो सकता है। हमने कहा कि टार्क दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ आर्म पे भी और अप्लाइड फोर्स के में। इस यहाँ से हमने साबित कर लिया कि ये फोर्स स्मॉलर थी, लेकिन इसने F1 फोर्स लार्ज फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस किया। उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? उस केस में हमने मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू को ज़्यादा रखे। तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि स्मॉलर फोर्स कैन प्रोड्यूस ए ग्रेटर टार्क देन ए लार्जर फोर्स इन दिस केस बिकॉज के टार्क डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, अप्लाइड फोर्स एज वेल एज मोमेंट ऑफ आर्म। अगर हम मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू फोर्स कम है, मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो टार्क लार्जर फोर्स से भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पहले हम इसको देख लेते हैं, एक बार ट्रांसलेट करते हैं। कहते हैं कि वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ ए लॉन्ग स्पैनर देन रेदर देन ए शॉर्ट वन टू लूजन ए रस्टी नट। कहते हैं स्टूडेंट इसमें वर्ड जो यूज़ है स्पैनर बोलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास पाने को बोलते हैं पाना, ये नहीं हमारे पास रेंज पाना जो होता है, इस पाने को जिसके साथ हम नट वगैरह को टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं उसको पाने को बोलते हैं या रेंज को बोलते हैं हमारे पास स्पैनर। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? स्पाइनर स्टूडेंट। ये हमारे पास स्पाइनर आ गया। रेदर देन ए शॉर्ट वन टू लूजन स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे पास खोलने को बोलते हैं, लूज़ करने को बोलते हैं, खोलने को बोलते हैं, ओपन करने को बोलते हैं। ए रस्टी नट का स्टूडेंट मतलब है जंग आलूद, यानी पुराना नट, पुराना, या आप जिसको कह सकते हैं जंग आलूद, जिसको जंग लगा हुआ हो, जंग आलूद को बोलते हैं रस्टी।
जंग आलूद और नट को बोलते हैं नट। नट ये होता है जो हमारे पास सिंपली नट बोलते हैं हम, बुलेट वगैरह जो हमारे पास नट है। अब ये नट को कहते हैं कि वाई इट इज़ बेटर, क्यों ये अच्छा है टू यूज़ ए लॉन्ग स्पाइनर, एक यानी ऐसा स्पाइनर, ऐसा पाना जो लंबा हो, जिसका लेंथ हमारे पास ज़्यादा हो। ये क्यों बेहतर है, ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है लॉन्ग स्पाइनर का, रेदर देन बेनिस्बत ए शॉर्ट वन, एक ऐसा स्पाइनर जिसकी यानी शॉर्ट वन का मतलब जिसके हमारे पास लेंथ क्या हो, कम हो। टू लूजन एंड रस्टी नेट, एक रस्टी नेट को ओपन करने के लिए हम लॉन्ग स्पाइनर के मुकाबले में, लॉन्ग पाइने के मुकाबले में जिसकी लेंथ स्पाइनर की ज़्यादा है उसके मुकाबले में स्पाइनर यानी ज़्यादा जिसकी लेंथ हमारे पास शॉर्ट है, कम है, उसके मुकाबले में लॉन्ग स्पाइनर क्यों अच्छी तरह से यूज़ होता है, कब जब हम एक रस्टी नट को, पुराने नट को लूज़ कर रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं, ओपन कर रहे होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट इसके आंसर में आते हैं, कहते हैं कि वी नो डेट, हम जानते हैं आंसर नंबर 4 में कि वी नो डेट टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टार हमारे पास किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 शो करती है टार्क डिपेंड्स ऑन मोमेंट आर एंड अप्लाइड फोर्स। टार्क डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ आर्म और अप्लाइड फोर्स पे। लॉन्ग स्पाइनर हैव ग्रेटर मोमेंट आर्म, लॉन्ग स्पाइनर जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इट मीन कि उसका मोमेंट ऑफ आर्म भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस विद लिटिल एफर्ट, उस पर ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा कम एफर्ट के साथ। तो अब यहाँ से कंक्लूजन हमारे पास स्टूडेंट क्या है, लॉन्ग स्पाइनर प्रोड्यूस ग्रेटर मोमेंट आर्म, लॉन्ग स्पाइनर प्रोवाइड ग्रेटर मोमेंट ऑफ आर्म। लॉन्ग स्पाइनर जो है हमारे पास वो पाइनर जिसका हमारे पास लेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा मोमेंट ऑफ आर्म पर प्रोवाइड करेगा एंड इजी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस, आसानी से उसके अंदर हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा होगा तो इजीली टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू लॉन्ग स्पाइनर, जिसकी वजह से लॉन्ग स्पाइनर जो है हमारे पास बेटर यूज़ है, उसका अच्छा इस्तेमाल है बेनिस्बत शॉर्ट वन के, कि शॉर्ट वन की मोमेंट ऑफ आर्म कम होता है, उसमें अच्छी तरह से टार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता, हम नट को इजीली नहीं ओपन कर सकते। लॉन्ग स्पाइनर का हमारे पास मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा होता है, उस पर कम फोर्स से, कम एफर्ट से हम ज़्यादा टार्क, ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और इजीली नट को, रस्टी नट को हम ओपन कर सकते हैं।